So hello everyone, this is me Himanshu. Welcome you on Bio with Himanshu. So जैसा कि आज ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे अपने चैनल का, वो नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं कि पूरे साल में क्या टाइम टेबल रहने वाला है अपना बायोलॉजी का, ठीक है ना। बायोलॉजी पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और देखो स्टार्टिंग में मतलब जैसे कि हम जूलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जूलॉजी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है ना, वो जो चैप्टर्स है वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। बाद में पढ़ेंगे बॉटनी के थोड़े सेशंस ले लेंगे ताकि आपको ऐसे बोरियत भी महसूस ना हो। पहले जूलॉजी, बाद में बॉटनी, फिर वापस जूलॉजी, वापस बॉटनी, ताकि ऐसे बोरियत महसूस ना हो, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह पहले पढ़ लेंगे, बाद में करेंगे बॉटनी। बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी और वो सेल वाले वो चैप्टर, सेल और सेल डिवीजन, ठीक है ना, ये वाले कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के 5 से 6 वीडियो मैं बनाऊंगा, यानी 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हर एक चैप्टर। उसके बाद में रिकेप के लिए लास्ट में समराइज करने के लिए वीडियो आएगा, जिसमें फुल ऑन न्यूमोनिक्स वगैरह यूज होंगे ताकि आप हर चीज समझ सको अच्छे से, ठीक है ना। उसमें क्या होगा ना कि मतलब इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर एक बार समराइज कर देंगे ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए पूरा, मतलब ऐसे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे पूरा साल, ठीक है ना। कोई चिंता नहीं है, फुल एकदम मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले चैप्टर कौन सा है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलो वो पढ़ते हैं। ब्रीथिंग एंड exchange of gases। राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि राइटिंग आपको पता ही है, मतलब जैसे डॉक्टर हो गए उनकी राइटिंग कैसी होती है आपको पता है, आपको समझ में आता है क्या उन्हें, ठीक है ना। राइटिंग से कोई मतलब नहीं मेडिकल लाइन में, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है उस चीज से मतलब है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो एक एनसीईआरटी फेमस लाइन में कि पहले तो ये बता दूं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन वो दोनों अलग अलग होते हैं। कई लोग इसे सेम समझते हैं, 3-3, 4-4 साल नीट की तैयारी हो जाती है, ये पता नहीं होता ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसमें फेमस लाइन है, इट इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। नोट्स आप साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है ना। पॉज कर लेना बीच में, लाइव वीडियो थोड़ी नहीं है। फिजिको केमिकल प्रोसेस, अब ये मतलब बच्चों के दिमाग में से रटवा देते हैं, पता नहीं होता उन्हें कि इसका मतलब क्या होता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब आज इसका मतलब देखते हैं अपन, ठीक है। तो पहले देखते हैं ब्रीथिंग, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, अभी मतलब भी पता लग जाएगा आपको। ब्रीथिंग को वेंटिलेशन भी बोलते हैं। वेंटिलेशन, ठीक है ना। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन क्या होता है? ये होता है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें O2 और CO2 का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। O2 का इनहेलेशन होता है और CO2 का एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। तो O2 का इनहेलेशन होता है और CO2 का एक्सहेलेशन होता है, इनमें कोई अपने को एटीपी वगैरह की यूज होती नहीं, ये अपने आप चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए फिजिकल प्रोसेस, यानी फिजिकल प्रोसेस में एटीपी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। एटीपी कोई यूज नहीं होती फिजिकल प्रोसेस। और ये फिजिकल प्रोसेस जो होती है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करती है, ठीक है ना। जो केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें रेस्पिरेशन होता है, वो मतलब वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम चीज होती है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होती है? ये होती है जैसे कि ये केमिकल प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो ये नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। केमिकल प्रोसेस होती है, अगर राइटिंग समझ में आए तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना और लिख लेना, ठीक है ना। साथ साथ में लिखते रहना, बाद में तो वो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस होती है ये, इसमें एटीपी का रोल होता है,
ठीक है ना। एटीपी होगी तभी ये प्रोसेस हो पाएगी। बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं इसमें, वो जो मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह, तो उसके लिए एटीपी तो चाहिए होगी। और ये जो है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रोसेस होता है। कोई ऐसा नहीं कि अपने में ह्यूमंस में कुछ और हो रहा है और कोई एनिमल वगैरह में कुछ और हो रहा है, नहीं, ये सब में सेम होता है। प्लांट्स में भी सब में ये सेम होता है, ठीक है ना। ये मतलब हर एक में अलग अलग होता है। जैसे ये वाला जो है इसमें ये जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल वगैरह देख लिया अपन ने, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन वगैरह, वो सब ये होता है। ये अपन प्लांट फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी कि फिजिकल प्रोसेस ही हो गया और केमिकल प्रोसेस ही हो गया। इसको और भी अभी अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं, वो मैं आपको कंफर्म बता दूं, ठीक है ना। एनसीईआरटी एक एक लाइन के आपको मास्टरी कराई जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब एक और चीज देखते हैं कि जैसे ह्यूमंस में ना, ड्राइंग वगैरह मेरी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे भी हो, ठीक है। हाँ चलो चलेगा, ठीक है। ये O2 का इनहेलेशन और CO2 का एक्सहेलेशन, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, ये एयर, ठीक है ना। ये तो हो गई ह्यूमंस में। अब देखो प्लांट्स में जो होता है ना, वो भी सेम होता है रेस्पिरेशन का। तो ड्राइंग पे मत जाना कोई भी, पहले बोल देता हूँ, आपको समझा नहीं लिखेगा। ये प्लांट्स में देखो, ये मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी, जो कि है एटीपी। केमिकल एनर्जी होती है एटीपी, ठीक है ना। ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ये जब ये प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें ये हो गई अपनी लाइट रिएक्शन। क्या हो गई है? लाइट रिएक्शन। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, यानी कि एटीपी बनती है। हाँ, इसमें ये फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है ना। फिर अब होता है कि CO2 अंदर आती है। CO2 जो है वो अंदर आती है, प्लस रूट से आती है H2O। अच्छा, प्लस नहीं लिखा, H2O, ठीक है ना। रूट से H2O आती है और ये यहाँ से बाहर से CO2 आती है, ठीक है। अब ये एटीपी की, इस वाली एटीपी, ये वाली जो एटीपी है ना, लाइट एनर्जी से एटीपी जो है बनी केमिकल एनर्जी, इसकी प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज C6H12O6। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है आपको, ठीक है ना। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये बन गया हाँ इस एटीपी की प्रेजेंस में। तो ये वाली जो रिएक्शन हो गई, ये हो गई डार्क रिएक्शन। ये CO2 प्लस H2O, ये ग्लूकोज बन गया C6H12O6, ये हो गई डार्क रिएक्शन। एक बार यहाँ लिख भी देते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब ये पूरी हो गई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बाहर से O2 आती है। अब होगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस मैंने क्या बोला था, सब में सेम ही होता है। इसमें भी देखो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो ह्यूमंस में भी जो होती है वो ये होती है। ये लंग्स है, हार्डली वेस्कुलर होते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें भी देखो क्या होता है, C6H12O6। हाँ, ये टूटता है किसमें और क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी बस, ठीक है। O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये CO2 प्लस एटीपी, H2O कोई नहीं, CO2 ये जो है ये तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। इसमें भी तो ये CO2 बाहर निकल जाती है, ये ऑक्सीजन यूज होती है और CO2 का एक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये CO2 बाहर निकल गई, पीछे क्या बता? एटीपी के लिए तो ये रामायण होती है, ये रामायण जो होती है, ठीक है। तो ये एक बार आपको वापस ये पूरी रिवाइज करवा देता हूँ। क्या हुआ? O2 आई ह्यूमंस में, हाँ, O2 ये आई और ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 बनती है और एटीपी बनती है। एटीपी तो यूज हो जाती है मतलब एनर्जी के रूप में, हाँ, एनर्जी यूज हो जाती है। CO2 जो होती है ये
अपने कोई काम की नहीं होती है, तो इसको है ना एक्सेलेरेशन हो जाता है इसका, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन हो जाता है और ये मतलब बाहर निकल जाती है बॉडी। अब प्लांट्स में क्या होता है ना कि ये मतलब पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझते हैं। लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये लाइट रिएक्शन होती है, इसमें O2 बाहर निकलती है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसमें क्या है CO2, ये CO2 जो बाहर से आती है CO2 प्लस H2O जो कि रूट से आता है H2। इस वाली ये जो ATP बनी ना लाइट एनर्जी से ATP, इसकी प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O बना लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, जो कि अब इसमें ये डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब होगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें साइकिल्स वगैरह होती है, वो अपन प्लांट रिज्यूम पढ़ेंगे, ये इसमें नहीं है वो टॉपिक। तो अब ये O2 बाहर से लेता है और O2 बाहर से आएगी, फिर बन जाएगा O2 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 प्लस ATP। तो ATP तो ये काम में ले लेगा, यूज में ले लेगा और ये CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब आगे समझते हैं वो प्रोसेस समझ में आई। अब अपन वापस अपने चैप्टर पे आते हैं और ह्यूमन वाला देखते हैं, ठीक है। तो वापस ये बंटी को बनाओ, यहाँ पे बना दी इसकी एल्वियोलाई। ये बना दी ब्लड वेसल, चलो ठीक है। आंखें तो बना दे बोलना, कई लोग ओनली यही चीजें देखते हैं सर, आपने आंखें नहीं बनाई। O2 का इनहेलेशन होगा इंस्पिरेशन और CO2 का एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये हो गई पहली मैकेनिज्म। पहले यहाँ पे नहीं छोड़, पहली मैकेनिज्म हो गई ये जिसमें जिसको क्या बोलते हैं ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। ये हो गई अपनी पहली मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये जो O2 है और ये CO2 है, ये यहाँ होती है, ये क्या है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ये है। अब यहाँ पे एक बना देते हैं सुंदर सा प्यारा सा दिल, हार्ट, ठीक है। ये हो गए टिश्यू जी, टिश्यू, और ये अपनी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल हो गई, ठीक है। अब देखो, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन आई एल्वियोलाई में, हाँ ये ब्लड वेसल, इसमें ऑक्सीजन आएगी, हाँ O2 जाएगी इसमें और इसमें CO2 ये वापस आएगी। ये वाली जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वे, ये वाला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। इंटरनल वाला यहाँ पे है, वो भी बाद में देखेंगे। तो ये यहाँ पे ये गई, ये सेकंड वाली प्रोसेस थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड वाली प्रोसेस क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये थर्ड प्रोसेस है। फोर्थ प्रोसेस ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये एक्सटर्नल था क्योंकि ये इधर की साइड था, ठीक है ना, मतलब एल्वियोलाई की साइड था, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये अंदर की साइड है टिश्यू वगैरह के पास में, तो ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, ठीक है। अब इससे जो ये CO2 वगैरह आई, ये O2 और ये जो CO2 है C6H12O6 ग्लूकोज, CO2 प्लस ATP, ये C6H12O6, हाँ ये ग्लूकोज जो है इस वाली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये यहाँ पे मतलब ये इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें टूटेगा CO2 प्लस ATP में, ठीक है। फिर ये जो CO2 है ये यहाँ से आके ये हार्ट में आएगी और हार्ट से ये इधर मतलब इधर आ जाएगी एल्वियोलाई में और
इधर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये जो है O2 ये हार्ट में आएगी और हार्ट से इधर आएगी और ये टिश्यूज वगैरह में यूज हो जाएगी, ठीक है ना। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये 4 प्रोसेस बताई मैंने आपको। पहली क्या है, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। दूसरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और फोर्थ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। अब एक फिफ्थ प्रोसेस हो जाएगी जो कि है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये जो हो रहा है यहाँ पे ये टिश्यू में, हाँ 5 प्रोसेसेस बताइए मैंने। अब वो जो वो लाइन है ना, इट इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब इसका मतलब समझते हैं एक बार। ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों चीजें तो होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये तो फिजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। ये केमिकल प्रोसेस जो होती है ना, ये वाली होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाली, ये होती है 5वीं केमिकल प्रोसेस। तो ये जो फिजिकल प्रोसेस है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, ठीक है ना। क्योंकि ये मतलब जैसे ह्यूमंस में अलग होगी, प्लांट्स में अलग होगी, ये सब में अलग अलग होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो सब में सेम होती है, ठीक है ना, सब में सेम होती है। ये मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उनमें सब में ये सेम होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हो गया, चलो कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना, अभी जो पढ़ा उनमें से। चलो एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि ये जो अभी अपन ने पिछले पेज पे ये जो लिखा था ना, ये बनाया था ना, याद है? फोटोसिंथेसिस हो रहा था और एक हो रहा था रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो इसमें O2 प्लस CO2 कौन बाहर जा रहा था और कौन अंदर आ रहा था, ये बताओ। और इसमें O2 और CO2 में से कौन बाहर जा रहा था और कौन अंदर आ रहा था, वो बताओ। कमेंट्स में बताओ जल्दी फटाफट बताओ बताओ बताओ। कौन O2 और CO2 में से कौन बाहर आ रहा था अंदर जा रहा था, और O2 और CO2 में से कौन बाहर आ रहा था अंदर जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, ठीक है ना, नीट में आ रखे इस पे क्वेश्चन। तो चलो कमेंट्स में बता देना, ठीक है ना, बताना फिर बता देना। क्या इसमें O2 जाता है बाहर, इसमें CO2 अंदर आता है। ये फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में होता है। और रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में क्या होता है, O2 अंदर आता है और CO2 बाहर निकलता है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप एक बार शॉर्ट में एक साइड कहीं बॉक्स बना के लिख लेना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, O2 आउटसाइड और CO2 इनसाइड, ताकि ऐसे मतलब पता रहे, है ना, याद आ जाए सर। रेस्पिरेशन में O2 इनसाइड और CO2 आउटसाइड, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको मतलब एकदम रिकेप हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। और ये इसमें तो इतना मतलब कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में तो O2 बाहर से अंदर लेते हैं, ये तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अपने ह्यूमंस में भी तो यही होता है। और CO2 बाहर निकालते हैं, वो तो है ही ना। तो समझ में आ गया ये सारे, ठीक है। ब्रीथिंग की नीड क्यों होती है, ताकि जो ऑक्सीजन होती है ना वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो O2 की प्रेजेंस में टूटता है, CO2 बनाता है और ATP और H2O और हीट तो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। ये इसलिए ये ऑक्सीजन जो है इसकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हम ब्रीथिंग के जरिए ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और ये जो CO2 बनता है ये हार्मफुल होता है अपनी बॉडी के लिए, तो इसको इसका एक्सेलेशन करते हैं, ठीक है ना। एक्सेलेशन टिश्यू से ये गया ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से जाएगा ये हार्ट में, हार्ट से
एल्वियल ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से सीधा एक्सलेशन। अभी जो पिछले पेज पे पढ़ा था ना वही, ठीक है ना। तो अब ये जो रिएक्शन होती है ना वो वाली एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने खाई सपोज रोटी या राइस जो भी खाए, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च होता है रोटी या राइस में। स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सीधा तो इसका कोई मतलब प्रोसेस होगी नहीं रेस्पिरेशन की, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा सिंपल मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए सिंपल मॉलिक्यूल होने चाहिए, तब इनका आगे जाके दिक्कत आती है वरना। तो स्टार्च जो है इसका डाइजेशन होता है अमाइलेज, ये जो एक एंजाइम होता है अमाइलेज, इसकी प्रेजेंस में स्टार्च का होता है डाइजेशन, ताकि ये सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाए। क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड जो होता है ये मतलब उसमें ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसलिए इसको अब सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे ताकि मोनोसेकेराइड में, ताकि ये मतलब आगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सके। नहीं तो अभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो स्टार्च को तोड़ दिया हमने ग्लूकोज में। ये तो सिंपल है, सिंपल मॉलिक्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये जो अभी अपन ने रिएक्शन देखी थी ना वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मतलब क्या बनाएगा, CO2 प्लस ATP प्लस H2O प्लस हीट, ये लिखा हुआ है ना, CO2 प्लस ATP प्लस H2O प्लस हीट, ये चीजें बनाएगा ये, ठीक है ना। क्या हुआ, हमने जैसे रोटी खाई या राइस खाई, इसमें स्टार्च था जो कि पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे तब जाके आगे ये प्रोसेस होंगे, ठीक है ना। तो इसको डाइजेस्ट किया भाई, एमाइलेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में इसने मतलब डाइजेस्ट किया, तो बन गया ग्लूकोज सिंपल मॉलिक्यूल। हाँ, अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनाएगा CO2 प्लस ATP प्लस H2O प्लस हीट, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन इसका। तो ये बन गए CO2 वगैरह, CO2 तो एक्सेल हो जाएगी, एक्सेलेशन हो जाएगी इसका, ठीक है। ATP यूज हो जाएगी, 36 या 38 ATP बनते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, 36 या 38। H2 बनता है और हीट बनती है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो उसके, ठीक है ना। तो अब इसमें भी देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये अगले पेज पे करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि ये एक बार रिएक्शन वापस लिख लेते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन रहा था, CO2 प्लस ATP प्लस, बोलो बोलो फटाफट बोलो, H2O प्लस हीट, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तब तो वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ तो वो होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, देखो ये तो आपको सब समझ में आया ना कि O2 की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, तो और ये ऑक्सीडेशन O2 के एब्सेंस में भी हो सकता है। O2 प्रेजेंस में हो तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और इसके एब्सेंस में हो तो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज
ये फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मार्केटिंग खत्म थोड़ी हो गई थी तो दूसरा बनने गया। ग्लूकोज, हाँ ये टूटता है CO2 प्लस H2O प्लस वो अपने 38 ATP बनती है, ठीक है ना। C6H12O6 ये टूटता है CO2 प्लस H2 प्लस 38 ATP बनती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 38 ATP बनती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये, तो याद रखना, ठीक है। अब आते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पे। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है। देखो इसमें दो होता है, एक तो ये अपने होता है जिससे एल्कोहल बनता है, दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के बनते हैं, एल्कोहल प्लस 2 ATP। ये दो ATP क्यों बने ये अभी बताऊंगा। तो इसमें ये फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। और अब ये दो ATP बनते हैं और एक इसमें होता है मतलब C6H12O6 जिसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड बनता है। एक तो लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, ठीक है, समझ में आया। देखो मैं बोल देता हूँ अगर आपको राइटिंग समझ में आ गई तो। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज से दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनते हैं 2C2H5OH और 2 ATP बनती है, ठीक है ना। ये प्रोसेस अलग हो गई है। या फिर इससे बनता है कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, दो मॉलिक्यूल उसके भी, लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल और 2 ATP। ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना ये अपने अंदर बनता है जब मतलब जैसे कि लैक्टिक एसिड तब बनता है जब अपन जब ज्यादा दौड़ते हैं, तो मतलब या जैसे कि जो कोई जिम जाते हैं, ठीक है, मतलब पहले दिन अगर कोई जिम गया, हाँ, तो आपने देखा होगा कि उसके मतलब वैसे मसल्स वगैरह में बहुत पेन स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसने डंबल वगैरह उठा लिए 10-10 किलो के, 15-15 किलो के, तो घर पे आके फिर पता लगता है, उस टाइम तो पता नहीं लगता, घर पे आके फिर पता लगता है, दूसरे दिन सुबह पता लगता है कि ये मतलब पूरे मतलब बदन में दर्द हो रहा है, मसल्स वगैरह में पेन हो रहा है। वो क्यों होता है, क्योंकि अपने अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। ये वाला नहीं होता, ये तो अगर वो तो अल्कोहल बन जाती है वो तो फिर ये नहीं होता है, ठीक है ना। अपने में ये होता है ये वाला, हाँ, जिसमें क्या होता है लैक्टिक एसिड, वो मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है जिसमें फिर ये लैक्टिक एसिड का मतलब ये बन जाता है अपने में मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो मतलब पूरी यूटिलाइज हो जाती है। फिर उसके बाद भी अपन अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी, तो फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ये लैक्टिक एसिड बन जाता है अपने मसल्स में, तो फिर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो वो डिपोजिट हो जाता है, तो उसकी वजह से पेन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन मतलब जो अपन जैसे कि जिम वगैरह वाले होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा ऐसे ज्यादा होती है, तो इसमें अगर अपन तो जैसे पहली बार गए तो अपन में तो कम थी ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब वो मसल्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो अपन ने फिर किया हिम्मत से ज्यादा, तो फिर उसमें क्या होगा कि ये यूटिलाइज नहीं होगा और ये डिपोजिट हो जाएगा। जो ऑक्सीजन थी नॉर्मल वो तो यूटिलाइज हो गई, अब बाद में भी अगर अपन मेहनत कर रहे हो और ज्यादा, तो ये लैक्टिक एसिड जो है ये डिपोजिट होने लग जाता है मसल्स में। फिर वो अपन दूसरे दिन ऐसे या कहीं भी हार्ट टच करते हैं तो ऐसे पेन सा होता है ना, तो वो इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर जिम जाओ तो रेगुलर जाओ, वरना मेरी तरह कभी मत जाओ, क्योंकि मैं भी 2-3 बार जाता हूँ, महीने में 2-3 बार जाता हूँ और बाद में वापस नहीं जाता। वही चीज है, जैसे कभी साइकिल चलाते हैं तो पहले दिन चलाते हैं तो बहुत दर्द होता है, हाँ, बाद में रूटीन बन जाता है। मैं जैसे क्रिकेट खेलता हूँ महीने में 1-2 बार, तो जब खेलते हैं तब बहुत मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत ऐसे बदन में दर्द होता है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। और हार्ट की मसल्स ऐसी होती है कि वहां पे डिपोजिशन हो तो भी वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, लैक्टिक एसिड को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो हार्ट में मतलब ये कोई चीज का कुछ नहीं चलता वहां पे, तो वो हर चीज को ऐसे यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हार्ट में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी ये जो चीज है वो बाकी कहीं हो तो ये लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है और वो दिक्कत आती है फिर। तो ये था कुछ, ठीक है ना। कुछ समझ में ना आया तो बोलना। आज पहला दिन है तो मैंने सोचा इतना ही लगते हैं काफी है, आप लोगों को भी इतना दौड़ नहीं देते हैं, तो ये सब समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत मेहनत लगती है सच में आप लोगों के लिए पंखा भी बंद कर रखा है मैंने इतनी गर्मी में, ठीक है ना। तो खैर वो तो छोड़ो, आप लोगों के लिए कुछ भी
ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं आया हो तो कमेंट्स में बताना। बहुत मेहनत लगती है सच में ये ऑफ कैमरा जो मेहनत लगती है ना बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत दिक्कत आती है, ये बात है। कंटेंट में कोई कटौती नहीं होगी, बिंदास जो मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद एक भी नीट में नहीं आएगा। अगर आए तो आप मुझे नीट के दूसरे एग्जाम के दूसरे दिन आके बिंदास बोल सकते हो, ठीक है ना। जो भी समझ में ना आए हो बिंदास कमेंट्स में पूछना, सपोर्ट दिखाना है फुल भाई का, भाई का चैनल तो सपोर्ट दिखाना है। आज पहला वीडियो है तो इतना ही ज़्यादा लोड नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।